ठीक है, तो we are looking at the all forms of normalization in this lecture. So it says normalization can be defined as a process of organizing the data in database to avoid data redundancy, insertion anomaly, updation anomaly and deletion anomaly, है ना। तो हमने देखा था क्या कि एक हमारा टेबल था, टेबल से एक रो हटाने पे क्या हो रहा था कि एक पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमारे पास अवेलेबल सिस्टम था वो भी डेटा चला जा रहा था, है ना। एक स्टाफ को हटाया तो वो जो कंप्यूटर यूज कर रहा है उसका कॉन्फ़िगरेशन, कंप्यूटर का सारा डिटेल चला गया। तो इस तरीके की चीजें एक नॉर्मलाइज टेबल में होती हैं। तो नॉर्मलाइज हम उसको करते हैं ताकि बहुत सारी जो इश्यूज हैं उसके साथ हम डील कर सकें, ठीक है। So a process of organizing data into table in such a way that the result of using database are always unambiguous and as intended. Such normalization is intrinsic to relational database theory. It may have effect of duplicating data within database and often result in creation of additional table, है ना। तो ये वही बात कह रहा है कि जब हम नॉर्मलाइज करते हैं तो एडिशनल टेबल बन जाता है ना। डेटा भी डुप्लीकेट हो जाता है। क्यों, कैसे डुप्लीकेट हो जाता है? वही जो पहले पुराने एक नॉन नॉर्मलाइज टेबल में जो कॉलम जो है एक बार आ रहा था, अब उसको नॉर्मलाइज करने के लिए जब हम डिकम्पोज करते हैं तो क्या होता है, कई बार वो यूज हो जाता है ना। एक टेबल में वो प्राइमरी की होता है, दूसरे टेबल में वो फॉरेन की होता है, वही एट्रीब्यूट, ठीक है। और उसी एट्रीब्यूट की वजह से वो दो टेबल आपस में जुड़ पाते हैं ना। तो वही ये कह रहा है कि अगर हम नॉर्मलाइज कर देते हैं टेबल को तो एडिशनल टेबल हमें बनाने पड़ जाते हैं। लेकिन ये सारी जो कमियां हैं, रिडंडेंसी यानी कि रिपीट होने वाली, रिपीट होने की कमी, डेटा डालने में प्रॉब्लम, डेटा में डिलीट करने में प्रॉब्लम, ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो चले जाते हैं। डेटा डुप्लीकेट हो जाता है, कोई बात नहीं है। दो टेबल में एक टेबल को दो टेबल, एक टेबल को तीन टेबल बनाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं है। लेकिन कोई डेटाबेस का कोई फीचर से हम दूर नहीं रह जाते हैं। ऐसा नहीं कि अरे भाई डिलीट गलती से मत कर दियो, ये एम्प्लॉय चला गया तो चला गया, कोई बात नहीं, इसका डेटा मत डिलीट करना भाई, नहीं तो इसका क्या है, सिस्टम जिस पे बैठा हुआ था वो रिकॉर्ड भी चला जाएगा। ये सब जो अप्रीहेंशन है, ये सारा डर जो है चला जाता है अगर हम इस टेबल को नॉर्मलाइज कर देते हैं, ठीक है। ये सारे फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बॉयस कोड, BCNF। फोर्थ और फिफ्थ जो है आपके सिलेबस में नहीं है, तो उनको हम नहीं देखेंगे। आप लोगों में से कुछ क्यूरियस हैं तो वो जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं आगे भी, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म जो है वो मोस्टली बात करता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की, है ना। कहता है कि एलिमिनेट रिपीटिंग ग्रुप्स इन इंडिविजुअल टेबल, क्रिएट्स अ सेपरेट टेबल फॉर ईच सेट ऑफ रिलेटेड डेटा, आइडेंटिफाइज ईच सेट ऑफ रिलेटेड डेटा विथ अ प्राइमरी की, है ना। तो कहता है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है वो रिपीटेड जो ग्रुप है उसको एलिमिनेट कर देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कलर नाम का जो एट्रीब्यूट है ना, इन दिस टेबल this table is not in first normal form because color column contains multiple values, है ना। कलर बाकी देखो, प्रोडक्ट आईडी 1 2 3 4 5 एक एक वैल्यू ही है। प्राइस में भी 210 रुपए, 150 रुपए, 110 रुपए, 260 रुपए और 100 रुपए। ये वाला जो टेबल है, ये वाला जो कॉलम है ना इस टेबल में, कलर, इसके कारण सिर्फ इस वजह से ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि कलर वाला जो एट्रीब्यूट है, ये जो कॉलम है वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, मल्टी वैल्यूड कॉलम है ना। फर्स्ट जो प्रोडक्ट है, मान लीजिए कोई फोन होगा, है ना, तो फोन जो है ब्लैक और रेड दोनों वेरिएंट में आता है, तो दोनों क्या किया है, एक ही सेल में इसने मेंशन कर दिया है ना। या फिर कोई खिलौना है, या फिर कोई बुक है, या फिर कोई लेट्स से कोई और प्रोडक्ट है जो दो अलग अलग कलर वेरिएंट में आता है। कोई बैग है ना, मान लो कि कोई किसी ब्रांड का बैग है, ब्रांड नंबर 1 है, ब्रांड नंबर 2, ब्रांड नंबर 3, ब्रांड नंबर 4, ब्रांड नंबर 5। ब्रांड नंबर 1 और ब्रांड नंबर 4 जो है अलग अलग वेरिएंट में आते हैं, ठीक है, प्राइस उनका सेम ही है। तो उसके लिए जब हमने सारे ब्रांड का बैग का जो हमने टेबल बनाया, तो कलर वाले में ही जितने कलर आ रहे थे सब हमने उसी सेल में डाल दिए। तो ऐसे अगर हम करते हैं तो क्या होता है कि टेबल जो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं रह जाता है। तो इसको हटाने के लिए जो है जितनी बार कलर है, ठीक है, उतने जो है हमारे
उतने हमें रो बनाने पड़ेंगे उस वाले टेबल में जिसमें कलर का रेफरेंस दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल जब हम इसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं तो एक टेबल जब बन रहा है इसमें से, उसमें देखो 5 ही हैं, पिछले वाले में 5 रो थे, अभी देखो 5 ही हैं, लेकिन वो वाला टेबल है ना, इस टेबल को डिकम्पोज करके 2 टेबल बने हैं, लेकिन वो वाला टेबल जिसमें कलर, जो कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, कलर को जब हमने मेंशन किया तो उतने ही रो हैं जितने टाइप के यहाँ पे कलर, तो ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू ब्लैक, तो जितना जितना बार आपका ये आ रहा है, जितना वैल्यू है, तो 5 ये प्लस ये एक्स्ट्रा 6 और एक्स्ट्रा 7, तो टोटल जो है 7 रो आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना। सो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम कोई भी डेटा जब हम नॉर्मलाइज करते हैं तो छूट नहीं जाना चाहिए। डेटा रिपीट हो जाए चलेगा, प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट आईडी देखो रिपीट हो गया डेटा, कोई बात नहीं है, वो चलेगा, लेकिन मल्टी वैल्यूड नहीं होना चाहिए, एक सेल में सिर्फ एक ही डेटा होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म कहता है कि अ टेबल इज said to be in second normal form if both the following condition hold। 2 कंडीशन बोलता है, पहला ये कि पिछला वाला जो फॉर्म है उसमें तो कम से कम रहना ही चाहिए, यानी कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट जो है अगर कोई टेबल है तो उसको आप डायरेक्टली सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना। इट्स लाइक आप वोट देने जा रहे हो लेकिन आप ईवीएम के पास जो है बिना उंगली में वो करवाए, कलर करवाए जो है आप नहीं दबा सकते हो बटन। तो कहने का मतलब ये है, या फिर जो भी आईडी चेक करता होगा, वोटर आईडी चेक करता होगा, बिना वोटर आईडी कार्ड चेक करवाया बटन नहीं दबा सकते। ये उसी तरीके की बात है कि जब तक वो पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, उसके बाद ही आप उस टेबल को सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने की सोच भी सकते हो, है ना। जब तक आपके पास, जैसे वोट देते हो, जब तक आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तब तक तो आप ईवीएम पे जाके बटन दबाने का आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन आपके पास कार्ड है तो अब आप एलिजिबल हो। उसी तरीके से एक टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए एलिजिबल तब होता है जब वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में पहले से हो। नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी कैंडिडेट की ऑफ द टेबल, है ना। तो कहता है कि कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो होगा, है ना, एट्रीब्यूट जो होते हैं कितने तरीके होते हैं, प्राइम नॉन प्राइम, उसमें प्राइम एट्रीब्यूट जो होता है, जितने प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं वो मिल के बनाते हैं कैंडिडेट की, लेकिन जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होता है वो कैंडिडेट की बनाने में कोई भी रोल नहीं निभाता है। उसको अगर आप जबरदस्ती ज्वाइन कर लोगे तो वो सुपर की बन जाएगा। कैंडिडेट की बनाने में नॉन प्राइम एट्रीब्यूट का कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक है। तो कहता है कि कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट is dependent upon proper subset of any candidate key of the table. An attribute that is not part of candidate key is known as non-prime attribute, है ना। तो कहता है कि अगर कोई एट्रीब्यूट जो कि नॉन प्राइम है वो फुली डिपेंडेंट होना चाहिए, पार्शियली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि इस टेबल में द टेबल हैज कंपोजिट प्राइमरी की, दैट इज कस्टमर आईडी एंड स्टोर आईडी, है ना। तो यहाँ पे अगर आपको इस टेबल में, ये टेबल किस बारे में है, कस्टमर के विजिट के बारे में, है ना, कि कस्टमर जो है स्टोर नंबर 1 जो कि पटना में है वो गया तो हमने उसका डेटा लिख लिया। कस्टमर नंबर 1 जब स्टोर नंबर 3 जो कि नोएडा में वहां गया तो हमने एंट्री कर ली। फिर कस्टमर नंबर 2 पटना वाले स्टोर में गया जिसका कि स्टोर आईडी 1 है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो कहता है कि दिस टेबल हैज ए कंपोजिट प्राइमरी की, कस्टमर आईडी एंड स्टोर आईडी, है ना। इस टेबल में अगर आपको एक कोई कैंडिडेट की बनाना है तो आप एक अकेला एट्रीब्यूट नहीं बना पाएगा। कस्टमर आईडी जो है 1 1 रिपीट हो रहा है ना, ये प्राइमरी की नहीं है। यहाँ पे भी 1 1 रिपीट हो रहा है, 3 3 रिपीट हो रहा है, ये तो और प्राइमरी की नहीं है। तो यहाँ पे कोई एक सिंगल एट्रीब्यूट अकेला प्राइमरी की नहीं बना है। यहाँ पे आपको जो है कैंडिडेट की बनाने के लिए, प्राइमरी की बनाने के लिए यहाँ पे एक एट्रीब्यूट नहीं मिला है, यहाँ पे कंपोजिट प्राइमरी की बनेगा, यानी कि 2 कीज को कंपोज करना पड़ेगा हमें प्राइमरी की बनाने के लिए। और कौन से हैं वो दोनों एट्रीब्यूट, कस्टमर आईडी और स्टोर आईडी, है ना। कस्टमर नंबर 1 एक बार हमारे पटना वाले स्टोर में चला गया तो वो डेटा हमने इस रो में फिट कर लिया है। अब अगर कस्टमर नंबर 1
है ना, 1 साल बाद भी हमारे पटना वाले स्टोर में आएगा तो उसका डेटा हम इस टेबल में नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो हमारे इस स्टोर में विजिट कर चुका है। ठीक उसी तरीके से वो कस्टमर नंबर 1 नोएडा वाले स्टोर में विजिट कर गया, स्टोर नंबर 3 में, वो डेटा हमने इस रो में लिख लिया है ना। 2 साल बाद भी वो नोएडा वाले में जाएगा तो दोबारा हम ये डेटा नहीं लिखेंगे। ठीक है, हाँ, वो हमारे स्टोर नंबर 2 जो कि दिल्ली में उसमें जाता है तो हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो कह रहा है कि आपको इस टेबल में अगर आपको कैंडिडेट की चाहिए तो आपको 2 अलग अलग की ज्वाइन करने पड़ेंगे, कस्टमर आईडी और स्टोर आईडी। यानी इन दोनों को ज्वाइन कर लो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कभी रिपीट नहीं होगा, है ना। हम ये कह रहे हैं कि 1 1 रिपीट हो रहा है, फिर यहाँ 1 1 रिपीट हो रहा है, 3 3, लेकिन यहाँ पे देखो 1 1 1 3 2 1 3 2 4 3, ये कभी रिपीट नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि टेबल बता ही वही रहा है कि कौन सा कस्टमर हमारे किस किस स्टोर में जा चुका है। ठीक है, तो एक बार चला गया तो डेटा ले लिया, अब वो 50 बार और चला जाए, उसके घर के बगल में ही होगा तो दिन में 10 बार जाएगा, तो हम हमेशा थोड़ी लिखते रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम टेबल उस हिसाब से बना रहे हैं कि हमारा कस्टमर कितने बार जाता है, हमारा कस्टमर जो है कितने स्टोर में जा चुका है। ठीक है, इसीलिए कस्टमर और स्टोर आईडी का जब हम यूनियन लेंगे तो कभी भी वो रिपीट नहीं करेगा, और कैंडिडेट की या प्राइमरी की का कंडीशन ही यही होता है कि वो कभी भी रिपीट ना हो। जैसे यहाँ पे हो रहा है 1 1, फिर 1 3 आ रहा है, फिर 2 1 हो रहा है ना। तो दी नॉन की एट्रीब्यूट इज लोकेशन, है ना। इस टेबल में अगर मैं नॉन की एट्रीब्यूट की बात करूं तो क्या है, वो लोकेशन है। लोकेशन जो है कस्टमर आईडी पे डिपेंडेंट नहीं है, लोकेशन सिर्फ स्टोर आईडी पे डिपेंडेंट है ना। आपको स्टोर आईडी जो है, मान लिया कि मैं बोल दूं कि स्टोर नंबर 2 के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना, तो आप बोल दोगे ना कि हाँ स्टोर नंबर 2 दिल्ली वाले स्टोर, है ना। तो जो लोकेशन है वो स्टोर आईडी पे डिपेंड कर रहा है ना। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म फुलफिल नहीं हो रहा है, क्योंकि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के लिए लोकेशन को दोनों पे डिपेंड होना चाहिए था, है ना। यानी कि एक टेबल में जितने एट्रीब्यूट मिलके प्राइमरी की बन रहे हैं, जितने हम एट्रीब्यूट कंपोज होकर प्राइमरी की बना रहे हैं, एक नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट जैसे कि यहाँ पे लोकेशन है उसको हर किसी पे डिपेंडेंट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है ना। जैसे मैं बोल दूं, जैसे आपके कॉलेज के 3 ब्रांच हैं, है ना। मान लो कि आपका राजापुर वाला हो गया नंबर 1, बोरिंग रोड हो गया नंबर 2, और पाटलिपुत्र नंबर 3। ठीक है ना। तो मैं नंबर 2 बोलूं तो आप समझ जाओगे ना कि ये बोरिंग रोड वाले ब्रांच की बात हो रही है। उसी तरीके से यहाँ पे स्टोर नंबर अगर बता दिया जाए तो शहर जो है, लोकेशन जो है वो अपने आप बताया जा सकता है। तो लोकेशन जो है डिपेंड कर रहा है स्टोर आईडी पे। ठीक है, लेकिन एक सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में टेबल के लिए जो है वो लोकेशन को जितने भी एट्रीब्यूट थे जो मिल के बना रहे हैं प्राइमरी की, सब पे डिपेंड हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली पार्शियल डिपेंडेंसी है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट की पार्शियल डिपेंडेंसी है प्राइमरी की पे, सॉरी कैंडिडेट की के एट्रीब्यूट पे, है ना। फुल्ली डिपेंडेंसी नहीं है। फुल डिपेंडेंसी होती जब हमें इन दोनों की जरूरत पड़ती लोकेशन बताने के लिए। तो इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करते हैं, डिकम्पोज करके ब्रेक कर देते हैं इसको, जैसा हमने पहले किया था। तो एक रो जो है वो क्या हुआ, एक रो में कस्टमर आईडी और स्टोर आईडी, और दूसरे में वो दोनों एट्रीब्यूट जो डिपेंडेंट है और जो डिटर्मिनेंट है ना। स्टोर आईडी डिटर्मिनेंट है, स्टोर आईडी डिटरमाइन करता है किसको, लोकेशन को, लोकेशन क्या डिपेंडेंट है ना। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पे कैसे है, स्टोर आईडी डिटरमाइन करता है लोकेशन को। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डिपेंडेंट और डिटर्मिनेंट दोनों को काट के पहले ही अलग कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टोर आईडी और लोकेशन अलग हो गया, और जो बाकी दोनों बचे वो यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, है ना। ए से बी और बी से सी डिटरमाइन हो रहा है किसी टेबल में, और एट्रीब्यूट ए प्राइमरी की है ना। तो एट्रीब्यूट ए अगर प्राइमरी की है तो एट्रीब्यूट ए से बी भी निकल जाना चाहिए, ए से सी भी निकल जाना चाहिए, लेकिन अगर सी निकालने के लिए बी का पता होना जरूरी पड़ रहा है तो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में टेबल नहीं है। ठीक है, कैसा है, ये टेबल इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म को
वही कंडीशन पहले जो मैंने बोला कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में पहले होना चाहिए, पिछले नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, तब अभी करंट नॉर्मल फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो कुछ ऑपरेशन करके। ऑपरेशन आपको क्या करके इस चीज को ध्यान में रख के करना है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है आप हटा दो, है ना। ये तो देख ही चुके लेक्चर में, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल वही है, बुक आईडी का है। आई थिंक देयर इज सम स्पेलिंग मिस्टेक हियर, इट शुड बी बुक आईडी। तो बुक आईडी, जॉनर आईडी, जॉनर टाइप और प्राइस, है ना, ऐसा ही एग्जांपल हमने देखा था अभी। तो कह रहा है कि इस टेबल में जो है बुक आईडी डिटरमाइन कर रहा है जॉनर आईडी को, जॉनर आईडी डिटरमाइन कर रहा है जॉनर टाइप को, और बुक आईडी देयरफॉर बुक आईडी डिटरमाइन जॉनर टाइप वाया जॉनर आईडी, है ना। बुक आईडी को जॉनर टाइप अगर पता करना है तो पहले जो है उसको जॉनर आईडी देखना पड़ेगा कि ये किताब किस कैटेगरी की है ना। इस किताब की कैटेगरी की आईडी क्या है। जॉनर का मतलब कैटेगरी होता है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो आपको कैटेगरी टाइप अगर पता करना है कि किताब फिक्शन है, किताब खेल के बारे में, किताब ट्रैवल के बारे में, ये किताब स्टोर के बारे में, ये अगर आपको पता करना है तो आपको कैटेगरी टाइप पता होनी चाहिए, है ना। तो कह रहा है कि एक थर्ड नॉर्मल फॉर्म के टेबल में ऐसा नहीं होता है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म अगर ये टेबल होता तो बुक आईडी से ही हमें पता चल जाता कि ये क्या कैटेगरी है। तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे इस टेबल में प्राइस पता चल जाएगा, जॉनर पता चल जाएगा, और ये नहीं पता चल रहा है। तो इस टेबल को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले जो डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है ना प्राइमरी की से, उसको काट के उड़ा देना है, उसको अलग कर देना है पहले। तो उसको तुम कर दोगे तो क्या बचेगा, बाकी दोनों बच जाएंगे, है ना। और दूसरा जो टेबल बनेगा उसमें क्या क्या आएगा, उसमें आएगा वो डिपेंडेंट एंड डिटरमिनेंट। अगेन जो डिपेंड कर रहा है डिटरमिनेंट पे, यहाँ पे जॉनर आईडी जो है डिटरमाइन कर रहा है जॉनर टाइप को। तो दूसरे टेबल में जो है जॉनर आईडी जो डिटरमिनेंट है और जॉनर टाइप जो डिपेंडेंट है ना। जॉनर टाइप डिपेंडेंट है जॉनर आईडी पे। जॉनर आईडी मैं 2 बोल दूंगा तो दुकान वाला बोल देगा अच्छा आप स्पोर्ट्स के बुक के बारे में बात करो। जॉनर आईडी मैं 3 बोल दूंगा, दुकान वाला बोल देगा कि आप ट्रैवल से रिलेटेड बुक के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में एक टेबल को कन्वर्ट करते हैं। और बीसीएनएफ क्या है, बीसीएनएफ कहता है कि एक टेबल में फंक्शनल डिपेंडेंसी ऐसी होनी चाहिए कि लेफ्ट साइड में हमेशा जो है सुपर की होना चाहिए। सुपर की मतलब उसमें और कोई एट्रीब्यूट जोड़ने का जरूरत नहीं है, वो अकेला काफी होना चाहिए उस टेबल का कैंडिडेट की या प्राइमरी की बनने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इस टेबल में की क्या है, स्टूडेंट और कोर्स, दो अलग अलग एट्रीब्यूट को मिला के अगर मुझे की बनाना पड़ रहा है तो वो किसी भी केस में नॉन की एट्रीब्यूट को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो टीचर जो है कैसे डिटरमाइन, टीचर एक नॉन की एट्रीब्यूट हुआ ना, स्टूडेंट और कोर्स तो की एट्रीब्यूट हो गए। स्टूडेंट और कोर्स की तो मुझे जरूरत है प्राइमरी की बनाने के लिए, कंपोजिट प्राइमरी की बनाने के लिए, लेकिन टीचर की जरूरत नहीं है, तो टीचर नॉन की एट्रीब्यूट हो गया। टीचर एक नॉन की एट्रीब्यूट है और ये डिटरमाइन करने के लिए मुझे स्टूडेंट और कोर्स दोनों की जरूरत पड़ रही है। एक आइडियल और क्या है कि कोर्स जो है वो टीचर पे डिपेंड कर रहा है, कोर्स टीचर पे डिपेंड कर रहा है ना, टीचर जो है पर्टिकुलर कोर्स पढ़ा रहा है। तो एक बीसीएनएफ बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म के एक टेबल में हमेशा जो लेफ्ट साइड पे होता है वो सुपर की होता है, लेकिन टीचर तो यहाँ पे नॉन की एट्रीब्यूट है। वो कैसे डिटरमाइन कर रहा है कोर्स, एक नॉन की एट्रीब्यूट कोर्स को डिटरमाइन नहीं कर सकता है, ठीक है। एक नॉन की एट्रीब्यूट कोर्स को एक नॉन की एट्रीब्यूट नहीं डिटरमाइन कर। लेफ्ट साइड में एक फंक्शनल डिपेंडेंसी में एक नॉन की एट्रीब्यूट कभी भी नहीं हो सकता, नॉन की एट्रीब्यूट कभी भी डिटरमिनेंट नहीं हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पे डिटरमिनेंट है ना, टीचर डिटरमाइन कर रहा है कोर्स को, है ना। टीचर बता रहा है कि आयुष जो है वो डीबीएमएस पढ़ाता है, राज डीबीएमएस पढ़ाता है, राज डीबीएमएस पढ़ाता है, राहुल ई कॉमर्स पढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टेबल बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको हमें कन्वर्ट करने के लिए फिर से डिकम्पोज करना पड़ेगा। कैसे, एक बार टीचर है ना, टीचर जो है वो कोर्स को यहाँ पे डिटरमाइन कर रहा था, तो एक टेबल तो हमें उन दोनों की बना लेनी चाहिए, है ना, डिटरमिनेंट और डिपेंडेंट की। और इस टेबल में कमी क्या थी कि जो टीचर जो था
वो एक नॉन की एट्रीब्यूट था। तो नॉन की एट्रीब्यूट को वैसा भी तुम निकाल दोगे तो जो बचेगा वो, अभी इस टेबल का अगर मैं बात करूं तो इस टेबल में जो है अगर आपको क्या चाहिए, कैंडिडेट की चाहिए, कैंडिडेट की चाहिए तो आपको दोनों का यूनियन लेना पड़ेगा, है ना, स्टूडेंट और कोर्स का नहीं, क्योंकि देखो अमन अमन रिपीट हो रहा है, डीबीएमएस रिपीट हो रहा है, तो रिपीट होने वाला तो अकेला तो कैंडिडेट की बन नहीं सकता है, तो यूनियन लेना पड़ेगा, बिल्कुल जैसे इस टेबल में हो रहा था, है ना। तो अब ये टेबल जो है पूरी तरीके से बीसीएनएफ फॉर्मेट में है, क्योंकि इस टेबल में तो कोई नॉन की एट्रीब्यूट है ही नहीं। इस टेबल में जो है नॉन की एट्रीब्यूट है भी क्या, कौन कौन सा नॉन की एट्रीब्यूट, कोर्स, है ना। यहाँ पे की एट्रीब्यूट टीचर हो गया, ठीक है। क्यों कोर्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि डीबीएमएस दो बार आ रहा है ना, तो दो टीचर डीबीएमएस पढ़ाने वाले हैं, लेकिन सेम टीचर दो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता है, इस वजह से टीचर जो है वो यहाँ पे की एट्रीब्यूट है, टीचर डिटरमाइन कर देगा कोर्स को। और यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है कि टीचर कोर्स को डिटरमाइन कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे इस टेबल में आपको ये भी बीसीएनएफ में हो गया और ये भी बीसीएनएफ, क्योंकि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, टीचर डिटरमाइन कर रहा है कोर्स को, है ना। तो टीचर की एट्रीब्यूट है, एक सुपर की है, टीचर में आपको कोई और की को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है प्राइमरी की बनाने के लिए। तो दोनों डिकम्पोज होने के बाद अब दोनों जो है वो बीसीएनएफ में है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन हमने देख लिया। नेक्स्ट वीक में जो है ट्रांजैक्शन और डीबीएमएस कमांड देख लेंगे, सो दैट जब भी आपका अनाउंस होता है इंटरनल तो हम लोग उसके लिए रेडी रहेंगे, वॉट एवर बी द सिलेबस। प्रशांत इज आस्किंग समथिंग। सर इसका पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा सर। हाँ ओके, ये someone else has reminded me, I will send it again. So just immediately I will be sending this. So यश, मणिशंकर, समरीन, प्रशांत, अमन, पीयूष, धर्मपाल, ताहेरा, सादिक, रजा, प्रियांशु, सुधीर, सोनू एंड सूरज। ओके, अटेंडेंस हैज बीन टेकन, so thank you.